हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ कॉमर्स सब इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इनकम टैक्स क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके इसके स्टैंडर्ड तक अपन पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी अबाउट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और इसके बेस पे आपको सारी चीजें जो हैं वो हमें अब यहाँ पर आके समझनी है। इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या सारी चीजें जो भी होती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं इनकम टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं आयकर। क्या बोलते हैं? आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स का अगर मतलब देखा जाए तो ये है क्या? ये है टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम यानी जो आपने इनकम कमाई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। ठीक है, सरकारें कैसे काम करेगी? गवर्नमेंट को अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए टैक्स चाहिए होता है। वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है? पब्लिक से लेती है ऑब्वियसली। तो पब्लिक अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी तभी तो गवर्नमेंट आगे ग्रोथ कर पाएगी। अब टैक्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। ठीक है, रिसेंटली अभी टैक्स में जो चेंजेस आए, जीएसटी जिसने पूरे टैक्स को थोड़ा चेंज करके रख दिया। अब जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, उन सब के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होगा? टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, यानी आपने जो भी आय कमाई है उसके ऊपर आपको क्या करना है? गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टैक्स देता कौन है। इनकम टैक्स व्यक्ति देता है, सिंपल। तो इनकम टैक्स पे कौन करेगा? हु पेड। हु पेड यानी कौन पे करेगा इनकम टैक्स? ठीक है, हु पे। इनकम टैक्स हमेशा पे करता है पर्सन। पर्सन मीन्स हिंदी में कहा जाए इसको तो व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति जो होगा वो टैक्स पे करेगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स हो या किसी भी तरीके की जो चीजें होती हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, अपने प्रोविजंस बनाती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उन सब के बारे में एक एक्ट बनाया हुआ होता है। ठीक है, एक अधिनियम होता है। वो अधिनियम उनके ऊपर काम करता है और वो अधिनियम में बताता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान बने हुए सरकार ने बना रखे हैं या संविधान ने हमारे लिए वो प्रावधान बना रखे होते हैं। तो क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं, किस तरीके से वो काम करता है, उन सबको चलाने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को चलाने के लिए भी एक अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। तो इनकम टैक्स में जो अधिनियम लगता है उसका नाम होता है इनकम टैक्स एक्ट। इस पे जो एक एक्ट लगता है वो है हमारे पास में इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। ये इसके ऊपर एक एक्ट लगता है। देखिए, एक्ट जो है ना, ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस होते हैं, जो भी प्रावधान बने हुए होते हैं, इन शॉर्ट कहा जाए तो कैसे काम करेगा, वो सारी जो चीजें लिखी हुई होती हैं वो इस एक्ट में लिखी हुई होती है। यानी हर चीज आपको एक्ट बताता है। ठीक है, तो इसी एक्ट के अंदर बहुत सारी हमारे पास में सेक्शंस होती है, धाराएं। इन धाराओं के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी में से एक धारा है सेक्शन 231। क्या धारा है? सेक्शन 231, जो हमें डिफाइन करती है, जो हमें बताती है कि व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। हु इज पर्सन। ठीक है, व्यक्ति कौन है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, वापस देखिएगा। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है ऑन इनकम। ठीक है, किससे लगाया जाता है, कौन पे करता है इसको? पर्सन पे करेगा, व्यक्ति पे करेगा। ठीक है, एक्ट कौन सा लगता है इसके ऊपर? इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है, जो बताता है कि इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, उसमें से एक सेक्शन है हमारे पास, धाराएं हैं, धारा में से एक सेक्शन है 231। ठीक है, ये सेक्शन व्यक्ति के बारे में। अब व्यक्ति क्या होता है, तो देखिए, हम एक एक करके थोड़ा बहुत, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी अपन इन डेप्थ नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है भी कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां पर इन्होंने एक्ट के अंदर जो सेक्शन थी हमारे पास में, सेक्शन 231, जिसमें जिक्र किया गया है व्यक्ति का। व्यक्ति कौन होगा? इनकम टैक्स के पर्पज से, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ जो रहे हैं वो इनकम टैक्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स के पर्पज से व्यक्ति किसे माना गया? यहां पर इन्होंने बोला व्यक्ति में निम्न शामिल होंगे। एक लिस्ट बनाई उन्होंने। क्या किया? एक लिस्ट बनाई, इंक्लूड। व्यक्ति में क्या क्या इंक्लूड होंगे, कौन कौन सी व्यक्ति में शामिल होंगे?
ठीक है, या सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस लिस्ट में देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा। सबसे पहले इन्होंने लिस्ट में लिखा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब यहां पर जो नेचुरल पर्सन आता है, नेचुरल पर्सन यानी कि आप मैं जैसे जो लोग होते हैं, जो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं, उसे इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहला तो आ जाएगा इंडिविजुअल। अब ध्यान दीजिएगा, इस इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन लिखा है। नेचुरल पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पागल व्यक्ति नेचुरल पर्सन है, व्यक्ति तो है वो, ठीक है। यानी कि जो चल रहा है, जो फिर रहा है हमारी तरफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इन्होंने बोल दिया इंडिविजुअल। सेकंड इन्होंने बोला पर्सन में कौन आएगा, HUF। क्या होता है HUF? इसकी फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये भारत में पाई जाती है। HUF जो हमारे घर होते हैं, देखिए फर्दर इन सब के बारे में एक एक करके और एनालिसिस किया गया, तो हम उन सारी चीजों को अभी कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका बेसिक पढ़ रहे हैं कि बेसिक में क्या होना चाहिए, टैक्स में क्या क्या चीजें होती है, व्यक्ति में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो अपन सिर्फ एक थोड़ी सी लिस्ट बना रहे ताकि एक ओवरव्यू आपको मिले। इन सारी चीजों को अपन वापस फर्दर पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होने वाली उसमें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्यक्ति में कौन कौन शामिल होगा। एक तो इंडिविजुअल आएगा, एक आएगा HUF, ठीक है। एक यहाँ पर इन्होंने बोला फर्म, पार्टनरशिप जो फर्म्स होती हैं वो भी सब इसमें आएगी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में LLP भी आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब चीजें इसमें होंगी। एक यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कंपनी, जो कंपनी होती है वो भी एक व्यक्ति की लिस्ट में आती है, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया AOP। व्हाट इज द AOP? AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, व्यक्तियों का समूह। एंड BOI, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल, ये भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, तो लगभग ये इन्होंने एक इंक्लूसिव लिस्ट दी थी। इसके अलावा भी एक दो चीजें और हैं। तो ये देखिए पर्सन्स की इन्होंने डेफिनेशन दी। पर्सन की डेफिनेशन में इन्होंने क्लियरली क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सन्स में क्या आएगा, इंडिविजुअल आएगा, पर्सन्स में HUF आएगा, फर्म आएगी, LLP आएगी, कंपनी आएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये जो सारी चीजें होती है इसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन। आगे हम वापस क्लेरिफाई करेंगे ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो वापस देखिए, इनकम टैक्स क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स है। इनकम टैक्स किससे लिया जाता है, व्यक्ति से लिया जाता है। व्यक्ति में कौन कौन शामिल होंगे, ये जो है ये व्यक्ति में शामिल होंगे, ठीक है। ये चीजें कौन बताता है कि ये व्यक्ति होंगे, ये सेक्शंस बताती है। सेक्शंस कहाँ लिखी गई है, सेक्शन लिखी गई इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। क्लियर? तो यहां तक आप चाहे तो एक बार उतार सकते हैं, फर्दर हम आगे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये तो हमने इसका एकदम बेसिक किया। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स भी कितने प्रकार का होता है, कैसा भी कि टैक्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। टैक्स को मेनली कुछ टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, डिवाइड किया गया। तो टैक्स को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया यहाँ पर, ठीक है। टैक्स जो होता है, एक तो टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये टैक्स के टाइप है। टैक्स कितने तरीके का होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब होता है सर, डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होगा जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जा रहा है वही सरकार को सीधे रूप से टैक्स जमा कराए। क्लियर? जैसे मैंने कोई इनकम अर्न करी, तो इसके ऊपर ये जो मैंने इनकम अर्न करी है, इस इनकम के ऊपर जो मुझे टैक्स पे करना है वो मैं किसको पे करूंगा, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। यानी इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, डायरेक्ट टैक्स, सीधे रूप से। यानी जिस व्यक्ति पर कर लगा उसी को, उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए। यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाए वही भुगतान के लिए दायी होगा, लायबल फॉर
पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कर, और ये होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ इनकम कमाई है, जैसे मैंने कहा कि मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, मैं कहीं वर्क करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, पर मंथ की मुझे 1 लाख रुपीज सैलरी मिल रही है, तो पूरे साल में मैंने कितने रुपए कमाए? 12 लाख रुपए। तो मुझे गवर्नमेंट को इस 12 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स मैं सीधा गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। तो टैक्स लगाया भी मेरे ऊपर गया और जमा भी मैं कराता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जिस आदमी पर टैक्स लगाया जाता है, जिस आदमी पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, वो आदमी सीधे रूप से सरकार को भुगतान नहीं करता। सरकार को प्रत्यक्ष भुगतान, प्रत्यक्ष भुगतान नहीं, प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। जैसे क्या गवर्नमेंट सबसे टैक्स लेती है? किसी भी चीज पर टैक्स लेती है? यस, गवर्नमेंट सबसे टैक्स लेती है। अब जैसे मैं किसी शॉप पे गया, मैंने वहां से सामान खरीदा, ठीक है, तो मैंने वहां से कोई चीज खरीदी, मैंने वहां से कोई चीज खरीद के उसका कंजम्पशन किया, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स लगाती। गवर्नमेंट कहती है आपने कोई चीज परचेस करी, आपने उस चीज का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, तो इसके ऊपर भी आप हमें क्या दो? टैक्स दो। अब क्या गवर्नमेंट हर एक आदमी के पास जा जाके पता करेगी कि तुमने कितनी चीज का कंजम्पशन किया, तुमने कितनी चीज का कंजम्पशन किया? बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो हर एक आदमी के पास जाके अगर ये चीज पता की जाए कि इसने कितना कंजम्पशन किया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उस व्यापारी को जिससे मैंने चीज खरीदी, उसको बोला, उसको ये चीज बोली कि भाई तेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, जितने भी कस्टमर आएंगे आपके पास में, वो आपसे जो चीज परचेज करेंगे उस पे आप उनसे टैक्स लीजिए। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट कहती है कि वो चीज का कंजम्पशन कर रहा है, वो चीज को यूज ले रहा है, और यूज ले रहा है तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना है? टैक्स लगाना है। तो इस तरीके से क्या हुआ? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स। एक्स कोई चीज खरीदने गया एक शॉप पर, ये एक शॉप है, ये शॉप पे गया, वहां पर इसको एक चीज पसंद आ गई, सपोज कीजिए 1000 रुपीज की चीज थी, ठीक है, उसने वो 1000 रुपीज की चीज खरीदी। तो जो शॉपकीपर था वहां पर, जो उसका ओनर था, ठीक है, जो शॉप पे बैठा था, वाई, वाई एक्स को बोलता है ठीक है साहब, 1000 रुपए की चीज है, ले जाओ, लेकिन इस 1000 रुपए की चीज के ऊपर आपको हमें कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। एक्स ने बोला क्यों भाई, 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए तो मैं पे कर ही रहा हूँ। लेकिन बोला नहीं, ये 1000 तो आप मुझे पे कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो चीज कंजम्पशन करी करोगे फ्यूचर में, तो उसके ऊपर सरकार को मुझे टैक्स पे करना है। सरकार मुझे पहले से बोल के बैठी है कि आपके पास जो भी आदमी आएगा, जो भी चीज परचेज करेगा, उससे आपको टैक्स देना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, टैक्स ले लो। तो इसने क्या किया? इसके ऊपर 18% टैक्स ले लिया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 18% का। तो इसने 1000 रुपए तो अपने प्रोडक्ट के लिए, प्लस 180 रुपीज आपसे एडिशनल सॉरी टैक्सेस के लिए। तो टोटल इसको पे करना पड़ेगा 1180 रुपीज, ठीक है। अब ये जो 1180 रुपए, इसमें से 1000 रुपए तो भाई अपने पास रख लेगा, और 180 रुपए जो है, ये 180 रुपए इसको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, किसको? गवर्नमेंट को या फिर सरकार को, ठीक है। अब इसमें अच्छे से देखिए, टैक्स एक्चुअल में लगाया किस पे गया है? किससे टैक्स चार्ज किया गया है? टैक्स चार्ज किया गया एक्स से। क्या एक्स ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया? हमने कहा नहीं, एक्स ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो पे नहीं किया। एक्स ने पहले किसको पे किया? वाई को, और फिर वाई ने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। तो कह सकते हैं ये वो टैक्स है जो सीधे रूप से सरकार ने एक्स पर नहीं लगाया। तो इसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो वो टैक्स जो प्रत्यक्ष रूप से जिस पे लगाया गया, वो सरकार को जमा नहीं कराएगा, ठीक है, वो किसी चैनल के थ्रू वहां पर गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो सीधे रूप से सरकार लेगी टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो एक्स ने जो सैलरी अर्न करी, गवर्नमेंट ने इसको बोला सीधा कि आपकी सैलरी के ऊपर हमें क्या करना है? हमें टैक्स दे दो, ठीक है। इस सैलरी के ऊपर देखिए, कई बार ऐसा भी होगा कि सैलरी में टीडीएस कट सकता है। अब ये टीडीएस क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट है, हम आगे वापस पढ़ेंगे, ठीक है। आप सैलरी की जगह आप एक काम करो, इसको बिजनेस मान लो। एक्स का एक बिजनेस है, इसने बिजनेस से 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने प्रॉफिट कमाया, हमने कहा यस सर, हमने प्रॉफिट कमाया। तो गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर आप हमें क्या दीजिए? टैक्स दीजिए, क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया। तो एक्स डायरेक्टली अपने इस प्रॉफिट के ऊपर, अपने इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देखेगा, कैलकुलेट करेगा, और किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को सीधे रूप से जमा कराएगा।
इसके बीच में कोई नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बताइए, इनकम जो होती है, इनकम टैक्स जो लगता है वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों होता है डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि जिस आदमी ने वो इनकम अर्न करी है उसी को गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो क्या करना पड़ता है, टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम टैक्स हमेशा कौन सा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इनकम टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये पूरी चीज मैंने आपको इसलिए समझे ताकि आपको ये पता चले कि इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया जाता है सीधा गवर्नमेंट उसी से वसूल करती है। इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया जाता है सीधा उससे वसूल नहीं किया जाता, बीच में किसी चैनल के माध्यम से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो टैक्स होता है वो कैसे दिया जाता है, सॉरी कब दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है। देखिए से टाइम से टैक्स देंगे, ऐसा थोड़ी आज हमने चीज परचेज कर ली अभी के भी गवर्नमेंट को 5 मिनट में टैक्स डिपॉजिट कराना है, नहीं। तो सरकार ने फिक्स टाइम निर्धारित कर रखा है कि इतने टाइम में आपको क्या करना है, इतने टाइम तक अगर आपने इनकम कमाई है इस पे टैक्स दे दो, इतने टाइम तक अगर आपने कोई चीज कंजम्पशन करी है तो इसके ऊपर टैक्स दे दो। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो होता है उसमें एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया हुआ है। इनकम टैक्स में एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, 1 ईयर का, 1 साल का। ठीक है, 1 साल में आपने जो भी इनकम कमाई है उस इनकम के ऊपर आपको साल के खत्म होने पर टैक्स जमा करा देना है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा टैक्स ऐसा भी नहीं है, कई बार टैक्स एडवांस में भी पे किया जाता है, लेकिन टैक्स लगेगा किसके ऊपर, इस 1 साल की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, टैक्स का 1 साल की इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मंथली टैक्स पे किया जा सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्वार्टरली टैक्स पे किया जा सकता है। दो तरीके से हम यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, ज्यादातर ये केसेस होते हैं, इसके अलावा हाफ ईयरली और एनुअल भी हो सकता है, बट ज्यादातर केसेस भी मंथली के होंगे। जैसे जीएसटी मंथली आप क्या करना पड़ेगा, टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो मंथली और क्वार्टरली होता है, जबकि इसमें क्या होता है 1 साल से। अब ये 1 साल के अंदर सर कब से साल स्टार्ट होगा और कब ये साल खत्म होगा, क्या ये भी चीज फिक्स है? यस, एक्ट में लिखा हुआ है हमारे पास में कि जो साल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कब स्टार्ट होना चाहिए और कब खत्म होना चाहिए। तो हमारा इनकम टैक्स का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, और खत्म कब होता है हमारे पास में, साल मार्च के अंदर। ये हमारे पास में साल क्या होता है, स्टार्ट अप्रैल में होगा और खत्म कब होगा, मार्च में। जैसे अगर मैं इस करंट ईयर की बात करूं तो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है साल। कब हो चुका है, 1 अप्रैल, यहां लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2021 पे साल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस साल के बीच में मैंने जो भी इनकम कमाई है इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। साल जैसे खत्म हो जाएगा मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक कितनी इनकम कमाई और उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो टैक्स की रेट होती है, इनकम टैक्स की रेट ज्यादातर क्या होती है, थोड़ी कभी चेंजेस भी आते हैं। इनकम टैक्स सबसे ज्यादा चेंजेबल होता है, यानी इसमें धीरे धीरे प्रोविजंस नए नए आते रहते हैं, इसकी रेट चेंज होती रहती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। जो इनकम टैक्स की जो रेट होती है वो रेट कहाँ बताई जाती है, वो रेट बताई जाती है इनकम टैक्स एक्ट में हर साल। ठीक है, जैसे 2021 के अंदर मैंने जो भी इनकम कमाई इसके ऊपर मैं टैक्स के एनालिसिस कब करूंगा पता है, इसके लिए मुझे टैक्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर यानी क्या मैं इसको बोल सकता हूं 2021 की आय पर जो मुझे असेसमेंट करना है टैक्स का। ठीक है, असेसमेंट मतलब कर का निर्धारण जो करना है वो मुझे करना है 2021 की आय पर 21-22 के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी कि अगर मैंने पिछले साल को इनकम कमाई है तो उसकी कर निर्धारण अगले वर्ष किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पहले तो डिसाइड नहीं कर सकता ना कि मैं कितनी इनकम कमाऊंगा, हमेशा टैक्स कब लगेगा, जो मैंने कमा लिया उस पर टैक्स देना मैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कितनी इनकम कमा ली उसके ऊपर कर की गणना अगले वर्ष की दरों के आधार पर डिसाइड की जाती है। इसीलिए देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास इनकम टैक्स में 2 साल होते हैं। ये जो साल होता है जब इनकम कमाई जाती है इसको बोलते हैं गत वर्ष, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जब इस प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स की गणना की जाती है, वो कब की जाती है, वो अगले साल में की जाती है। और अगला साल जो होता है नेक्स्ट ईयर, इसको हम हमारी इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। क्लियर। तो हमारे पास में यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, कर निर्धारण वर्ष। कि साल कितने हो गए इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में 2 ईयर हो गए, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशंस की जाती है किस इनकम पर जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है या पिछले साल कमाई हो। सर क्या ये प्रीवियस ईयर चेंज होता है? यस, ऑब्वियसली चेंज होता है। इस साल 21-22 की प्रीवियस ईयर हो गया 20-21। तो जब अगला साल आएगा, अगला साल यानी 21-22, तो 21-22 मेरे लिए हो गया प्रीवियस ईयर, जिस साल में इनकम कमाऊंगा उस इनकम पे मैं अगले साल के रेट से क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। तो अगले साल के लिए ये वापस प्रीवियस ईयर हो जाता है और उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर। तो इसी तरीके से क्या होता है, साल टू साल चलता रहता है, यानी प्रीवियस ईयर अगले साल असेसमेंट ईयर अगले साल प्रीवियस ईयर बनता है, उसका नेक्स्ट ईयर वापस असेसमेंट ईयर बनता रहता है। ठीक है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपका इस जो भी आपके डाउट्स होंगे इसका सोल्व करूंगा। ठीक है। अब थोड़ा और इसके ऊपर आगे चलते हैं, फिर अपन इसका थोड़ा सा जो बेसिक होगा उसको तो कवर कर चुके होंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। अब देखिए, एक सेक्शन और पढ़ने वाले अपन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है जो इनकम टैक्स की, जो इनकम टैक्स का एग्जिस्टेंस करती है, इनकम टैक्स को लाती है अस्तित्व में, वो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 जिसे हम चार्जिंग सेक्शन भी कहेंगे, चार्जिंग सेक्शन। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर, आय पर नहीं कुल आय पर, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर, कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष, किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन सिंपल सी एक बोलती है, चार्जिंग सेक्शन कहती है कि किसी भी व्यक्ति की, व्यक्ति को ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पर्सन क्या होता है, ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, गत वर्ष की, गत वर्ष का मतलब क्या होगा, पिछले साल की जो आय है उसकी कुल आय, पिछले साल की कुल आय, जिसको अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं, कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर के अंदर क्या किया जाएगा, कर लगाया जाएगा। ठीक है। किसी भी आदमी ने, किसी भी इंसान ने, किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है, व्यक्ति की डेफिनेशन बहुत सारी चीजें आती है, इंडिविजुअल भी आता है, एचओ भी आता है, कंपनी भी आती है, फर्म्स भी आती है, उस सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर, कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष में क्या किया जाएगा, कर लगाया जाएगा। अब देखिए व्यक्ति अपन समझ चुके हैं, कहां पर पढ़ा था हमने, सेक्शन 231 के अंदर। ठीक है। गत वर्ष हमने देख लिया, पिछला साल। कुल आय अभी हम डिस्कस करते हैं और कर निर्धारण वर्ष भी अपन देख चुके हैं। अब कुल आय जो है, कुल आय के ऊपर एक्चुअल में क्या है, एक सेक्शन अप्लाई होती है, सेक्शन 245। सेक्शन 245 जो है वो कुल आय के बारे में बताती है, सेक्शन सेक्शन 245। ठीक है। टोटल इनकम की बात करती है। ये सेक्शन क्या कहती है, ये सेक्शन कहती है कि टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम वो है जो सेक्शन 5 में बताई गई है। यानी कि क्या लिखा सेक्शन में, कि टोटल इनकम वो है जो सेक्शन 5 में बताई गई है। सिंपल। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा जो जो सेक्शन 5 में बताई गई हो। और सेक्शन 5 में ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कि जिसकी गणना, यानी कुल आय जो है जिसकी गणना अधिनियम के आधार पर की गई, जिसकी गणना अधिनियम के आधार पर की गई हो, अधिनियम के आधार पर की गई हो, उसे क्या कहा जाएगा,
कुल आय कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अधिनियम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। कुल आय के अंदर एक्चुअल में इन्होंने इनकम टैक्स को, आय को 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 5 भागों में। इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स जो है वो एक साथ कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन्होंने इस इनकम को जो एक व्यक्ति कमाता है उसको 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और फिर इन्होंने बोला इन पांचों की इनकम को एक साथ जोड़ लो, और उसमें से जो इनको छूटें देनी थी, जो डिस्काउंट्स देने थे, जो अलाउंस देनी थी, जो डिडक्शंस देने थे, वो सब लेस करने के बाद में जो इनकम आती है उसको अपन कर योग्य आय मानेंगे, और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। नहीं समझे सर? देखिए टोटल इन्होंने बोला कि इनकम को 5 भागों में डिवाइड कर दो, 5 भागों में। ठीक है, टोटल इनकम। तो देखिए टोटल इनकम जो होगी उसकी इन्होंने 5 भागों में उसको बांट दिया। पहला जो था वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई इनकम अर्न करी, ठीक है, तो उसकी इनकम, प्लस उन्होंने दूसरी इनकम बताई इनकम फ्रॉम सैलरी, कि एक व्यक्ति जो है वो अगर कहीं जॉब कर रहा है तो उसको वेतन मिल रहा होगा, उसकी आय क्या होगी, इन सब की कैलकुलेशंस होती हैं। एक इन्होंने बताया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्या इनकम है? कोई आदमी अगर कहीं काम नहीं कर रहा, कहीं वर्क नहीं कर रहा, तो अपना खुद का बिजनेस चला रहा होगा, खुद का बिजनेस चला रहा है तो उससे वो कितना अर्न कर रहा है। प्लस इन्होंने एक चीज बताई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 4, और लास्ट में इन्होंने बोला जो इन सब में कहीं नहीं आए उसको अदर सोर्स में डाल दो। तो इन्होंने जो 5वां हेड दे दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इन्होंने बोला टोटल इनकम को 5 भागों में बांट दो। पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा इनकम फ्रॉम सैलरी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक्ट में लिखा हुआ है, हमारे पास जो सेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो टोटल इनकम होगी वो पांचों की टोटल कीजिए, इन सब की टोटल करने के बाद इसमें से माइनस कर दीजिए डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब मैं कह सकता हूं छूट जो सरकार देती है, कि इन सब की इनकम को अलग अलग जो सोर्स है इनके पास जो इनकम आ रही है इन सबको टोटल करो, इसमें से माइनस कर दीजिए डिडक्शंस। डिडक्शंस जो है वो हमारे सेक्शंस 80C से लेके 80U तक हमारे पास में बहुत सारी डिडक्शंस दे रखी हैं। वो डिडक्शंस यहाँ से माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल टोटल इनकम, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। कोई इनकम ऐसी है जो टैक्स फ्री भी है, तो सारी की सारी इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं देना होता, हमें स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। इनकम को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों की इनकम में से सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर इनकम। अगर मुझे कोई बोले इनकम टैक्स क्या है तो मैं उसको ये चीज बोलूंगा, यही इनकम टैक्स है। यानी इनकम टैक्स जो है उसमें हम 5 हेड पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक अलग अलग हेड के अंदर अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, और उन सब की कैलकुलेशंस करके उन सब की टोटल करके डिडक्शंस लेस करके जो इनकम आती है उसी को अपन बोलते हैं टैक्सेबल टोटल इनकम, और इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट आपसे लेती है टैक्स। तो आप समझिए इस चीज को ओवरव्यू में कि टोटल इनकम जो है वो उसके लिए हमें सबसे पहले इन पांचों हेड की इनकम को पहले तो अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में इन सबको एक साथ लाकर जोड़ना पड़ेगा और उसमें से डिडक्शंस लेस करनी पड़ेगी। आपके पूरे इनकम टैक्स में हम ये एक एक करके सारे हेड पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग एक हेड के अंदर, जैसे इसके अंदर हमारी 20 से 25 क्लासेस जा सकती है, ठीक है, अगर छोटी क्लासेस हो, और अगर बड़ी क्लासेस ले तो 10 से 15 दिन की क्लासेस होती है। सैलरी बड़ा एक हेड है जिसके अंदर लगभग 1 महीना लग जाता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन लगभग 15 से 20 दिन की क्लासेस लगती है, 15 से 20 दिन की क्लासेस, और रिमेनिंग 10 से 15 दिन उसमें लग जाते हैं। तो ये हमारे पास में पांचों हेड होते हैं। अगर इनकम टैक्स वापस सुनिएगा, इनकम टैक्स क्या है, यही पांचों हेड की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो इनकम टैक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में, पर 1-2 हमारे बेसिक और क्लासेस होगी, उसके बाद में आपके स्टार्ट करवाऊंगा
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ से लेके हम लास्ट तक सारी चीजें कवर करेंगे और लास्ट में जाके कि किस तरीके से इनकम टैक्स पे किया जाता है उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।